बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास अकाउंटिंग का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम गैप GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस को हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस और कुछ कॉन्स्टेंट्स, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। ये वो प्रिंसिपल्स और असम्पशंस हैं, ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर ये यूज होते हैं। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जहाँ भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वहाँ पर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स असम्पशंस को सामने रखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर आपको लास्ट लेक्चर में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सही, इसको स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं डिक्टेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड एसेट्स एट देयर कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब है कि जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो जब हम कोई भी एसेट है हमारे पास, जो भी हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स है, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको उस कॉस्ट पर हम अपने रिकॉर्ड्स में क्या कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, वो आज हमने परचेज करा तो उसकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट आती है 70,000। तो 70,000 में बुक हो गया, हमारे पास रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि हमें 70,000 की कॉस्ट पड़ी थी। अब ऐसा नहीं है कि एक साल बाद हम उसको मार्केट वैल्यू पे जाके रिकॉर्ड करेंगे अपने रिकॉर्ड्स में, नहीं, ऐसा नहीं, हम उसको 70 पर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस बात का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास असम्पशन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। रिक्वायर्स दैट सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स that make a difference to financial statement users be disclosed। इस बात का मतलब है कि हमारे बिजनेस में जितने भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस या ऐसे इवेंट्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लास्ट स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करा था। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, पार्ट है। सही, और इनके यूजर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी या पब्लिक कंपनी होती है तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर मुख्तलिफ हर किस्म के लोगों के शेयर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट में पोटेंशियल इन्वेस्टर भी है जो कि आपकी कंपनी में क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज भी है जो कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती हैं, वॉच करती हैं, देखती हैं। ठीक है, तो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी कंपनी की मेंटेन करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे होंगे, तो वहाँ पर हम इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि जितने भी ऐसे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो मेजर है, मटेरियल है, इन सेंस मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करें, डिस्क्लोज करें। सही, इसी तरीके से जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि भाई आप रेवेन्यूज फॉर अ पीरियड शैल मैच विद एक्सपेंसेस ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम टू कैलकुलेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाता हूँ, जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ तो किसी न किसी टाइम पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल इस मंथ मेरा प्रॉफिट क्या है, ठीक है, या इस वीक मेरा प्रॉफिट क्या है, या इस क्वार्टर में मेरा प्रॉफिट क्या है, या फिर इस 6 मंथ हाफ ईयरली मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, या ईयर पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जिस, याद रखें, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जिस टाइम पीरियड का आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसी टाइम पीरियड के आप रेवेन्यूज को उस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस से क्या करेंगे, मैच ऑफ करेंगे, तब जाके आपके पास उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट आपके पास आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये हमारे पास, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते वक्त ये हमें बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना होता है। सही, अच्छा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। Revenue is recognized in the time period when it is earned regardless when the cash is received। इस बात का मतलब ये है कि रेवेन्यू मीन सेल्स। ठीक है, अब सेल वो गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है। ठीक है, जब आपने गुड्स डिलीवर्ड कर दी कस्टमर को, या फिर हम कह लें कि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, इट मीन्स आपने रेवेन्यू क्या कर लिया, अर्न कर लिया। अब आप अपने पास इसको रेवेन्यू के तौर पर बुक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश आपको कस्टमर से रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन में शामिल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर देता है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो उसने एडवांस पेमेंट कर दी, ये आपके लिए लायबिलिटी हो गई, ठीक हो गया। ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, यहाँ पर आप इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी या आपने गुड्स डिलीवर कर दी, अब यहाँ पर आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। इसको ये कंसिडर करोगे कि आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। अब सामने कस्टमर से आपको पैसे अभी तक नहीं आए, ठीक है। पैसे अगर नहीं भी आए तो वो आपके लिए क्या होगा, रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू आपका अर्न कंसीडर कर लिया जाएगा, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशंस में सबसे पहले हमारे पास मॉनेटरी यूनिट है। जितनी भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन है, ओनली ट्रांजैक्शंस डेटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शन मींस होता है एक्सचेंज, तो हर उस एक्सचेंज को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई मनी वैल्यू है, ठीक है। जो पैसे में रिकॉर्ड की जा सकती है उसको हम क्या करेंगे, अपने पास रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सही। इसी तरीके से इकोनॉमिक एंटिटी या सेपरेट एंटिटी, इसके लिए हम कहते हैं कि जो बिजनेस है हमारा वो एक सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मेरे पर्सनल एक्टिविटीज से बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। यानी कि आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि जितने मेरे घर के मामलात हैं वो अपनी जगह पे, बिजनेस के मामलात अपनी जगह पे। एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो हैं जो मेरे पास घर पे मौजूद है, और एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो हैं जो मेरी बिजनेस की हैं, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज या एसेट्स मेरे घर के हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल कार है, ठीक है, या घर है या घर का फर्नीचर है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, सही। और इसी तरीके से जो मेरे बिजनेस में ऑफिस में फर्नीचर मौजूद है, ठीक है, या बिजनेस में कोई व्हीकल यूज हो रही है, वो बिजनेस की है। तो इसको आसान लफ्जों में यूं समझें कि फॉर एग्जांपल आपकी अपनी शॉप है, ठीक है, उस शॉप पर आपके घर से भी आपके कोई रिलेटिव या आपका दोस्त भी कोई चीज परचेज करने आता है तो आप उसको पैसे में देते हैं, लेकिन वही शख्स आपके पास अगर घर में आ जाए तो आपको फ्री में, आप उसको फ्री में चाय पिलाते हैं, सही, आसान लफ्जों में, क्योंकि मेहमानदारी करते हैं आप उसकी, ठीक। तो लेकिन जहाँ पर बिजनेस की बात होती है तो वहां पर हम इस तरीके से उसको काउंट नहीं करते, उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं अपने पास रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो वो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड, जनरली अ मंथ, क्वार्टर और अ ईयर। इस बात का मतलब ये है, हमारे पास जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस की हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं मंथ में या क्वार्टर में या फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं कि इस टाइम पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा, इस टाइम पीरियड में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, सही। तो इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमिक लाइफ है हमारी, वो डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में, नॉर्मली किसी जो डिपेंड करता है आपका बिजनेस के साइज पर, ठीक है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन मंथ पर भी कर रही होती है, क्वार्टर पर भी कर सकती है, और ईयर पर तो उन्हें करना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बाकी उसमें कुछ टैक्स के मामला भी होते हैं, तो ईयर पर हमें ये चीज़ें करनी होती हैं। इसी तरीके से गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न असम्पशन ये होती है हमारी, assumes that the enterprise will continue to operate in the foreseeable future। इस बात का मतलब ये है कि भाई देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस वक्त हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम इसको जो है क्या बोलते हैं 1 साल बाद बंद कर देंगे या 2 साल बाद बंद कर देंगे या 5 साल बाद या 10 साल बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। जिस वक्त हमने स्टार्ट किया होता है उस वक्त हमारी ये अप्रोच नहीं होती, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, बस ये कंटिन्यू चलता रहेगा, फोर्सेबल फ्यूचर है, मतलब कंटिन्यू ही चलता रहेगा, कोई इसका स्टॉप एंड पॉइंट हम डिफाइन नहीं करते। वो अलग बात है कि आपने बिजनेस इन फ्यूचर जाके उसको सेल आउट कर दिया या इन फ्यूचर आपने बिजनेस को क्लोज ही कर दिया, वाइंड अप कर दिया, वो एक अलग सेंस है, सही। लेकिन आपकी अप्रोच बिल्कुल ऐसी नहीं होती। आप गोइंग कंसर्न में होते हो, आप बोलते हो कि बिजनेस इन फ्यूचर जो है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, आप जिंदगी, आप हयात हैं या मर गए हैं, ठीक है, तो लेकिन बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं हमें, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें तो उसमें जितने वो इंफॉर्मेशन या वो इवेंट्स हैं जो कि हमारे
जो हमारे पास अभी हमने डिस्क्लोजर वाला भी एक फुल डिस्क्लोजर वाला प्रिंसिपल भी डिस्कस करा था, तो वहाँ भी हमने आपको बताया था कि जितने इवेंट्स ऐसे होंगे जो मटेरियल है उसको ज़रूर अपने पास क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझें कि हमारा एक बिजनेस है, उसमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख की है, सही। उस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में लफ्जी बात है जो 1000 रुपीज़ भी ऊपर नीचे होना हमारे लिए क्या होगा, मटीरियल होगा, सही। और इसी तरीके से उसी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में कोई फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अगर 10 रुपीज़ का कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, इमटीरियल है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमारे रिजल्ट को, सही। तो जो मटेरियल है फॉर एग्जांपल 1000 है या 5000 है या 10,000 है, 1 लाख के बिजनेस में 10,000 एक मटेरियल वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम जरूर डिस्क्लोज करेंगे, उन इन्फॉर्मेशन को जरूर डिस्क्लोज किया जाएगा, सही। आपकी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में अगर 1000 रुपये भी ऊपर नीचे या 500 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमारे लिए इतना ज़्यादा मटीरियल नहीं है, सही। तो कहने का मकसद ये जितने भी मटीरियल इवेंट्स या इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको जरूर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या कर होंगे, डिस्क्लोज कर होंगे। अच्छा, कंजर्वेटिज्म, इट इज द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन्स। इसका मतलब है कि जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा था या प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन देखी थी, उस कैलकुलेशन में या बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन की जो हम बता रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये उन्हीं स्टेटमेंट्स में, उन्हीं रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या चीज़ें मेंटेन करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा होता है इनसे। तो हम जितने भी फ्यूचर के लॉसेस हैं उसको एंटिसिपेट करके बताएंगे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जितने फ्यूचर के गेन्स हैं उसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, सही। इस बात का मतलब ये है कि फ्यूचर जैसे हम अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपने रिकॉर्ड्स में दिखा रहे होते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो किसी इवेंट के होने पर, कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट, किसी इवेंट के होने पर आप पे लायबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को कोई चीज सेल आउट करते हो और उसमें कोई वारंटी उसको क्या करते हो, देते हो, सही। तो अब वो 1 ईयर की वारंटी है, तो अब अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई डिफेक्ट आता है उस प्रोडक्ट में जो आपने उसको सेल आउट करी, तो आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज वो लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होगी। तो ये एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी। इन लायबिलिटीज को भी हमने क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्लोज कर रहे होते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। वो आगे जाके हम देखेंगे किस तरीके से डिस्क्लोज करते हैं इन लायबिलिटीज को, ठीक है। अभी यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि फ्यूचर के जितने भी हमारे पास जो लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, उसको हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिखा रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर गेन्स को नहीं दिखाते, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने जो प्रिंसिपल्स और अजम्पशन डिस्कस करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होती, सही, क्योंकि वो इसको बस थ्योरी के तौर पर समझते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इन गैप कहलाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होते हैं, ये प्रैक्टिस किए जाते हैं, जहाँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा होता है। इससे होता ये है कि हम आसानी से अपने कंपनीज की या अपने रिकॉर्ड्स को दूसरी कंपनीज के रिकॉर्ड के साथ आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा सेम बिजनेस है, क्योंकि हमें मालूम है उन्होंने भी गैप को फॉलो करा होगा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त, हमने भी गैप को फॉलो करा होगा अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त। तो ये इससे होता क्या है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सही। तो आपको ये प्रिंसिपल्स और असम्पशंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जर्नल डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ डेबिट क्रेडिट को बताएंगे, उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप उसको, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड में या थर्ड में कोई भी बात नहीं समझ में आई तो वो आप उसको से डिस्कस कर सकते हैं, और कोशिश करें अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया तो आप इसको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करके वहाँ पर इसको दोबारा से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।